एक सेक्शन है और ये सेक्शन ऑल्दो कि हमें नेम तो याद नहीं रखना होता, लेकिन इस सेक्शन का नाम है नंबर, सॉरी, तो नंबर इसका जो है वो है यू कैन से सेक्शन 98A वो एओपी का है। इसके अंदर ये है चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एओपी। एओपी का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज के अंदर ही होता ये है कि उसका कोई पार्टनर बदल दिया जाता है, उसका कोई पार्टनर बदल दिया जाता है। तो द सेक्शन सेड that if you change the constitution of the AOP और किसी पार्टनर को आप रिटायर करते हैं, किसी मेंबर को आप रिटायर करते हैं और उसकी जगह कोई दूसरा जो है वो एज अ मेंबर आ जाता है, यानी एक मेंबर चला जाता है और दूसरा मेंबर उसकी जगह ज्वाइन कर लेता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि टैक्स लायबिलिटी किसकी जिम्मेदारी होगी। तो वो कहते हैं टैक्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसकी होगी कि एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग रिटर्न जो मेंबर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी। तो हम रिपीट करते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं और आप जो है वो मेंबर ऑफ एओपी चेंज कर देते हैं, एक चला जाता है दूसरा आ जाता है, तो फिर टैक्स सबमिट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो एट अ टाइम ऑफ सबमिटिंग द टैक्स रिटर्न इज अ मेंबर ऑफ एओपी, ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग अदर्स जितने भी होंगे। तो कहता है कि जहां टैक्स साल के दौरान फर्म के आइन में तब्दीली कर दी जाए, और तब्दीली इस तरह होती है कि फर्म की आमदनी को शराकतदारों के दरमियान वक्त की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है। तो रूटीन की बात है, टाइम के एतबार से तकसीम होती है, लेकिन इस मामले में रिटर्न फाइल करने की जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो उस वक्त उसके क्या होंगे, शराकतदार होंगे या उसके मेंबर होंगे। तो कहता है वेयर अ चेंज अकर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ एओपी ड्यूरिंग द टैक्स ईयर द फर्म्स इनकम अपॉर्चुनेट बिटवीन द पार्टनर्स ऑन टाइम बेसिस। तो जो आमदनी हो तो टाइम बेस पे तकसीम हो रही है, क्या हाल। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग रिटर्न इन केस ऑफ के फाइलिंग करनी है रिटर्न, उसकी जिम्मेदारी कौन सी होगी। हु आर द पार्टनर ऑफ द फर्म ऑन द डेट, उस तारीख को इट इज रिक्वायर्ड टू फाइल द टैक्स रिटर्न, रिक्वायर्ड टू फाइल द टैक्स रिटर्न। तो कहता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में तब्दीली आ गई और फर्म की इनकम तो बहरहाल वक्त के एतबार से तकसीम होगी, तो टैक्स रिटर्न फाइल करना उनकी जिम्मेदारी होगी जो उस वक्त उसके मेंबर होंगे। क्लियर जी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, डिसकंटिन्यूशन ऑफ या डिसकंटिन्यूनेंस ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ एओपी। अगर एओपी खत्म हो जाती है तो फिर सेक्शन ये कहता है या एफपीआर ये कहती है कि अगर खत्म होगी ना तो इन्होंने हो जाना तितर बितर, इन्होंने तितर बितर हो जाना सारे मेंबर्स ने। तो फिर हमारे हथे जो लग गया ना हमने टैक्स उससे ले लेना, हमारे हथे जो चढ़ गया हमने टैक्स उससे ले लेना। क्यों, जाहिर है जैसे ही काम खत्म हुआ इन्होंने भाग दौड़ जाना। तो कहता है कि वेयर एन एओपी इज डिसॉल्व or discontinues its business, its tax is recoverable from any person who was partner in the firm at the time of, कोई भी, हमारे लिए नहीं कि वो भी ब्लॉक नहीं, कोई एक हथे चढ़ गया, ठीक है। अच्छा, इवन अगर वो भी हथे ना चढ़ा तो टैक्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर। अगर उस पार्टनर, वो भी पार्टनर गुजर गया तो उसके बेटे को पकड़ लेंगे कि भाई तू उसका क्या है, शाबाश, तू उसके हायर्स में से है, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ये खत्म हो जाए तो उधर भी भागम दौड़ मच जाएगी और इधर भी भागम दौड़ मच जाएगी टैक्स लेने वालों की तरफ से। तो वो कहते हैं हम किसी भी पार्टनर को पकड़ेंगे टैक्स लेने में, और अगर वो भी मर चुका है तो उसके जो वरासतदार है उनको पकड़ लेंगे। क्लियर जी।
यही बात उर्दू में लिखी, अपने कारोबार तहवील या बंद कर देता है, और एओपी जहां इसका टैक्स भी किसी ऐसे शख्स से वसूल किया जा सकता है जो तहलील या मुनक़ता होने के वक्त फर्म में शराकतदार था। वैसे शराकतदार का वर्ड यहाँ गलत है, मेंबर ही होना चाहिए। और मरने वाले साथी के कानूनी वरसा से भी ये टैक्स वसूल किया जा सकता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आगे बात किस चीज की? सक्सेशन। अच्छा, यहाँ ना मैं एक स्टैरिक बना देता हूँ, जहां मैं लॉ की लैंग्वेज काफी बदल देता हूँ ना, तो मैं ये स्टैरिक लगा देता हूँ कि याद रहे ये सारा ही मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, जो एग्जैक्ट पढ़ना चाहे बुक से रिव्यू कर ले, लेकिन कॉन्सेप्ट है दे दूंगा यहाँ से, और ये भी लिखेंगे तो ठीक होगा, क्योंकि हमने लॉ एग्जैक्ट वर्ड में नहीं लिखना होता, एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट में लिखना होता। अच्छा, सबसे पहली बात, सक्सेशन टू बिजनेस अदरवाइज देन ऑन डेथ। डेथ के अलावा अपने कारोबार में मेंबर अपनी जगह किसी और को बनाना, अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट कर देना, अपनी जगह किसी और को सिलेक्ट करवा देना। अच्छा, ऐसी सूरत में क्या होगा? इफ अ पर्सन, जो क्या है? प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर कौन होता है? जो पहले वाला है। ट्रांसफर द बिजनेस टू सक्सेसर। अगर एक बंदा दूसरे बंदे को बिजनेस ट्रांसफर करता है, जो क्या है? जो जिसको हो रहा है वो क्या है? सक्सेसर। और जो कर रहा है वो कौन है? प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर से सक्सेसर की तरफ बिजनेस जा रहा है, ठीक है ना? तो कहता है अदर देन द केस ऑफ डेथ ऑफ प्रीडिसेसर। ये उसके अलावा बात हो रही है, उसकी मौत के अलावा बात हो रही है कि जहां एक प्रीडिसेसर अपने सक्सेसर को ट्रांसफर करता है ओनरशिप राइट्स। ठीक है जी? अच्छा, तो फिर क्या होगा? क्या कहना चाह रहा है कि एक बंदा, लेट से ए है, वो कहता है मैं अपनी जगह मिस्टर जी को जो है वो क्या कर रहा हूं? सक्सेसर बना रहा हूं अपना। ए किसको बना रहा है? जी को सक्सेसर। अब क्या होगा? अब कहता है टिल द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स इज ऑन प्रीडिसेसर। सीधी बात, जो टैक्स की जिम्मेदारी है ट्रांसफर से पहले किसकी है? प्रीडिसेसर की। और आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर किसकी जिम्मेदारी है? सक्सेसर की। यानी जिस डेट को कारोबार इसको मिला, फर्ज करें इसको मिला है 1 जुलाई 2022 को, तो 2022 से पहले टैक्स ईयर की जिम्मेदारी किसकी है? प्रीडिसेसर की। और उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी है? सक्सेसर की। आसान बात है, कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छा, और इन केस ऑफ सक्सेसर इज नॉट फाउंड देन अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द प्रीडिसेसर। मतलब यह है कि अगर ये भाग गया, इसने पैसा वैसा लिया और भाग गया, तो दोबारा किसको पकड़ेंगे? जो उसका प्रीडिसेसर था, कि वो तो गायब हो गया, अब तुम आ जाओ, शाबाश। बंदा गलत नॉमिनेट किया, नीयत तुम्हारी खराब थी, जानबूझ के गलत बंदा दिया, उसको भगा देंगे और बाद में मेरी जिम्मेदारी खत्म। अच्छा, तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। कहते हैं where tax cannot be recovered from the predecessor, it shall be recovered from the successor, and successor is entitled to recover from the predecessor। ये दोबारा फिर उसी कंडीशन में चला गया कि टैक्स के जब ट्रांसफर हो गया उसके बाद के टैक्स की जिम्मेदारी किसकी है? सक्सेसर की। उससे पहले किसकी है? लेकिन प्रीडिसेसर गायब हो गया। पहली शिक में कौन गायब हुआ था? सक्सेसर। तो किसको पकड़ा? अब यह है कि पिछला कोई खाता निकल आया, टैक्स गलत फाइल दिया या टैक्स कम दिया हुआ, अब क्या करें? सक्सेसर को गए उससे लेके दो, और सक्सेसर कानूनी तौर पे लिख भी दिया कि हकदार है कि अगर वो उसकी जगह अदायगी करता है तो वो उससे वसूल कर सकता है। ठीक होगी बात? तो हम रिपीट करते हैं, एक कारोबार जो कि एक बंदा आगे ट्रांसफर कर देता है दूसरे बंदे को, ट्रांसफर से पहले टैक्स की जिम्मेदारी प्रीडिसेसर की और बाद की सक्सेसर की। लेकिन अगर सक्सेसर भाग गया तो किसको पकड़ेंगे? प्रीडिसेसर को। और अगर पिछले किसी हिसाब में गड़बड़ निकल आई और प्रीडिसेसर ना मिला और उससे रिकवरी ना हो सके, तो फिर किसको कहेंगे? सक्सेसर से ले लेंगे। लेकिन सक्सेसर कानूनी मिजाज है, कानूनी मिजाज में यहाँ के लिखा है इनटाइटल, कानूनी तौर पर मिजाज है कि वो प्रीडिसेसर से वो पैसे मांग सकता है। क्लियर बच्चों? तो ये तीन बातें मैंने अभी तक ना डिस्कस की हैं। कौन कौन सी? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एओपी, उसकी उर्दू भी लिखी है साहब,
इसी तरह डिसकॉन्टिनेंस ऑफ बिजनेस और रेजोल्यूशन ऑफ एओपी, उसकी भी उर्दू लिखी है और मैंने रिकॉर्ड भी कर दिया, आप बाद में इसको देख सकते हैं। क्लियर जी? अच्छा, अब देखिए ट्रीटमेंट ऑफ लॉस इन केस ऑफ चेंज ऑफ ओनरशिप। देखिए बात यह है कि ओनरशिप के चेंज होने पे ट्रीटमेंट ऑफ लॉस कैसे होता है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब एक कारोबार जो है एक साल से दूसरे साल में जाता है, एक साल से दूसरे साल में जाता है, तो हम कहते हैं ये फर्ज कर लीजिए 2019 है और ये 2020 है। इस साल में जो मेंबर थे वो दो थे, ए और बी, और अगले साल में मेंबर सी और बी है, सी और बी है। तो लॉ ये कहता है कि इसमें कोई मसला नहीं है, वो उसी प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसी तरतीब को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसी शेयर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे 40-60 40-60, हमें इसकी तब्दीली करने पे यानी ए की जगह सी के आने पर कोई एतराज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। बस एक ही चीज है, बस एक ही चीज है, और वो ये है कि बिजनेस जो है जो ये कर रहे हैं वो सेम रहे, बिजनेस इज ऑफ सेम नेचर, बिजनेस का नेचर चेंज ना हो। तो मीन्स कहने का क्या हुआ, जहां ओनरशिप चेंज हो इन अ टैक्स ईयर बिफोर द चेंज विल बी अलाउड एज रिडक्शन इफ एओपी कंटिन्यूज द सेम बिजनेस। यानी अगर यहां पे लॉस आ गया है, ये लॉस आ गया है, बेसिकली ला तो बना ना इसलिए कि पिछले साल मेंबर कौन थे, ए और बी, ए और बी मेंबर थे और लॉस हो गया, फर्ज करें 20,000 का लॉस हो गया, तो ये लॉस क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इवन मेंबर चेंज भी हो जाए, मेंबर चेंज भी हो जाए तब भी ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन उसकी शर्त क्या है, शाबाश, व्हाट इज द कंडीशन, सेम बिजनेस। अगर ये जूते बनाते हैं तो जूते ही बनाए, अगर फर्ज कीजिए बुक सेलर है तो ये बुक सेलर ही रहे, कोई दूसरा काम शुरू ना करें। सो नाउ इसे मोर देन 50% ओनरशिप ऑफ एओपी चेंजेस, 50% इसलिए मैंने 40% रखा है, 50% तक ये हो सकता है, यानी ऐसा मेंबर चेंज हो जिसका स्टेक 50% या उससे कम हो, उसकी बात हो रही। 60 वाला देखिए मैंने चेंज नहीं किया, मिसाल में भी चेक करें, 60 वाला बी दोनों जगह वही, 40 वाला चेंज किया। तो इफ मोर देन 50% ऑफ ओनरशिप ऑफ एओपी चेंजेस एज अ टैक्स ईयर, ठीक है, लॉस बिफोर द चेंज विल बी अलाउड, नहीं सॉरी 50 से ज्यादा भी हो सकता है डिडक्शन, और इफ एओपी कंटिन्यूज द सेम बिजनेस, अगर वो सेम बिजनेस कंटिन्यू करते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। क्लियर जी? अच्छा, अब बच्चों एक तो ये चीज है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात, इफ एट लीस्ट वन ऑफ द मेंबर ऑफ एओपीज कंपनी द शेयर ऑफ सच कंपनी और कंपनीज शैल बी एक्सक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ एओपी। ये बिल्कुल पहली दफा आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले ये आसान सी बातें ये कहीं ना कहीं आपने पहले जरूर देखी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी, समझी भी होंगी, और लॉजिक में भी ये बात समझ आती है कि आबिद की जगह सलीम आ गया, कारोबार वही है, तो लॉस इससे आगे कंटिन्यू हो सकता है, डिडक्ट हो सकता है, कम, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बात आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये नहीं किस सेंस में कि फर्ज करें एक एओपी है, उस एओपी में जो पार्टनर है वो 3 है, पार्टनर है वो 3 है। ये 3 पार्टनर जो हैं इसमें 2 तो इंडिविजुअल्स हैं, 2 तो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है जी। इंडिविजुअल से मुराद आप ये ले सकते हैं कि एक का नाम सलीम है, एक का नाम दाऊद है, हो सकते हैं, इसमें बिल्कुल वही प्रोसीजर है। लेकिन जो तीसरा इनका मेंबर है वो यूनिलीवर है, तो तीसरा मेंबर कौन है, यूनिलीवर है। अब इसमें 2 इंडिविजुअल और एक कंपनी आ गई,
दो इंडिविजुअल और एक कंपनी आ गई। जब भी कंपनी आएगी उसका हिस्सा निकाल दिया जाएगा, उसका प्रॉफिट क्या करेंगे, निकाल के अपना हिसाब कर लेंगे और उस कंपनी को कहेंगे तुम टैक्स अपने हिसाब से दो, अपनी आमदन में जाके इसको ऐड करो और उसके हिसाब से टैक्स दो। तो ये जो साल चल रहा है गालबन, इसके अंदर कंपनी को जो टैक्स देना है लास्ट जो था 29% था, आई थिंक लास्ट बार 28% की या 29 पे शायद रुक गई थी। तो ये अपना वही 29% टैक्स देगा जो कंपनीज का टैक्स रेट है, जो कंपनीज का टैक्स रेट है। इसके ज्यादातर सवाल जो है जब आप एडवांस टैक्स पढ़ेंगे ना ई मॉड्यूल में जाके, वहां आपको ज्यादा क्लियर बच्चों। अच्छा तो रिपीट करते हैं, अगर एक एओपी में दो बंदे हैं और एक कंपनी है, तो जब प्रॉफिट निकलेगा कंपनी का प्रॉफिट निकाल के पहले उसके हैंड ओवर कर देंगे, लो भाईजान ये आपका पैसा, ठीक है, और अपना हिसाब उसके बाद करेंगे। तो कंपनी के टैक्स का हिसाब क्यों नहीं करेंगे, तो कंपनी से कहेंगे तुमने उसी में से पैसा लगाया तो जाओ अपनी आमदनी में से ऐड करो, और वो जो तुम्हारा है ना 29% वाला टैक्स, अब तो हर सुपर टैक्स लग गया, जाओ जाके वो उसके हिसाब से करो, क्लियर। और हम बंदों को अलग कर, यानी शेयर को निकाल दिया और पीछे बकरियां ले ली, ठीक है। वो बड़ा शेयर होल्डर है, मेरे यूनिलीवर बहुत बड़ा, क्लियर बच्चों। सॉरी सियासी पिक्चर में ना चले जाना, मैंने मिसाल देने के लिए कहा था, यानी लायंस शेयर का था, ये मेरा कहने का मतलब। तो लायंस शेयर जो है वो निकाल दिया और क्या किया, जो बाकी लोग हैं उसके हिसाब से काम करेंगे। अब इसके ऊपर ना जो अभी सवाल आया है रिसेंटली, वो ये वाला आ गया पेपर में, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा जरा आपने जहन में रखना है, एक बात तो जहन में ना आपके ये होनी चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं ना इसकी न्यूमेरिकल्स की, तो आप ना एओपी के न्यूमेरिकल को ना 3-4 तरीकों से सोचो। एक पहले वाले न्यूमेरिकल थे जो पहली क्लास में किए थे, जिसमें प्रॉफिट आपको एओपी का बता दिया गया और उसके साथ रेशो बता दी गई और आपने ट्रीटमेंट कर दी, आपने ट्रीटमेंट कर दी, ठीक है। ये पहले वाले थे, ये सिंपल हैं, ये आते हैं, ये 5 नंबर या 6 नंबर का सवाल आता है, 5 से 6 नंबर का सवाल आता है, इससे ज्यादा का नहीं आता। दूसरा कल वाला न्यूमेरिकल था जो खासा बड़ा न्यूमेरिकल है, लेकिन उसके अंदर जो इनकम फ्रॉम बिजनेस हमने पढ़ी है उसको बीच में ऐड कर दिया जाता है और उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी करनी पड़ती है, कहीं कहीं आपको डेप्रिसिएशन भी करनी पड़ती है, कहीं आपको अमोर्टाइजेशन करनी पड़ती है। तो ये कल आपने देखा ये वाला न्यूमेरिकल, और फिर आप उसको लाके आमदनी को एडजस्ट कर देते हैं किसमें, एओपी में, और तकसीम उसके बाद होती है, तकसीम इसके बाद होती है। तो ये एक न्यूमेरिकल का ये तरीका है। अच्छा तीसरा न्यूमेरिकल ऐसा है जिसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में अमोर्टाइजेशन वगैरह नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ एडजस्ट करनी पड़ती है वो शेयर जो मेंबर्स का शेयर है, वो एडजस्ट करना पड़ता है, ना कोई अमोर्टाइजेशन होती है और ना कोई इसके अंदर किसी किस्म की डेप्रिसिएशन होती है, यानी बिजनेस का काम ज्यादा नहीं होता। अच्छा इस सवाल को ना सॉल्व करने का तरीका थोड़ा ला वही है, लेकिन तरीका थोड़ा मुख्तलिफ लगता है बच्चों को, ठीक है। ये सवाल गालिबन 2016 के करीब कहीं आया था। ये सवाल ना मैं आज प्रिंट करके लाया हूं, तो इस क्लास में तो नहीं हो सकेगा, ये आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, और ये असाइनमेंट मैं कोशिश करूंगा कि आज 2 बजे आपको हल करवा दूं, आज 2 बजे आपको हल करवा दूं। तो जब 2 बजे कराऊंगा तो वो फिर रिकॉर्डिंग जो बच्चे नहीं होंगे वो देख लेंगे। इस तरह न्यूमेरिकल जो मैंने कराया वो तकरीबन 7-1 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक न्यूमेरिकल और है जो कॉन्टिन्यूशन में है, क्या है, कॉन्टिन्यूशन में है, ठीक है। और इसके अंदर ये भी हो सकता है कि वो कंपनी को मेंबर बना दे बाकी लोगों के साथ, बाकी इंडिविजुअल्स के साथ मेंबर बना दे, किनके साथ, इंडिविजुअल्स के साथ। और कॉन्टिन्यूशन में यानी 1 साल नहीं 1 साल से ज्यादा का टैक्स निकालना, 1 साल नहीं 1 से ज्यादा का टैक्स है। तो मेरे नजदीक ये मैंने अच्छी तरह करा दिया, ये भी मैंने अच्छी तरह करा दिया, ये वाला अभी करा देता हूं इंशाल्लाह,
अभी हो जाता है। और ये वाला जो है ना, ये आज असाइनमेंट के तौर पे आपको दे रहा हूं और आज कोशिश करूंगा आज ही करा अलॉन्ग विद द कल वाली असाइनमेंट जो मैंने सॉफ्ट कॉपी में आपको भेजी थी, याद है ना? अच्छा, लेकिन बहरहाल आपके मोबाइल पे आ चुका होगा, मैंने सुबह भेजा था आपको। अच्छा देखिए बच्चों, तो अब ना यहाँ पे सवाल देखिए, कामकाज एंड कंपनी एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस एओपी विद द 3 मेंबर ऑफ नेमली कौन है? बाकिर, उमर एंड सदाबहार प्राइवेट लिमिटेड। यानी न्यूमेरिकल में एक नया ट्विस्ट यह है कि 2 इंडिविजुअल और एक कंपनी। शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितनी? 2, 20, 30, 50। 20, 30, 50। 50 किसका है? कंपनी का, इसलिए मैंने लॉइन शेयर कहा था, आपको याद होगा। अच्छा, रिस्पेक्टिवली फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद रिगार्डिंग एओपी एंड इट्स मेंबर फॉर द टैक्स ईयर, कौन कौन सा? 20 और 21। यानी इंफॉर्मेशन 1 साल की नहीं 2 साल की, तो 2 फर्क आ गए ना, एक की बजाय 2 साल की इंफॉर्मेशन और एक मेंबर कंपनी। अच्छा, अंडर द मांगा गया अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंप्यूट द फॉलोइंग टैक्स ईयर्स, कौन कौन सा? और 21। क्या करें? टैक्सेबल इनकम निकाले और क्या निकाले? टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी निकाले किसकी? बाकिर की और उमर की, ठीक है ना? अच्छा, कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर द 2 years, किस किस के लिए टैक्सेबल इनकम निकाले? बाकिर की और उमर की। इसका मतलब है कंपनी का बेशक हिसाब करके छोड़ दें, बेसिकली मांगी तो 2 ही चीजें गई हैं कि उमर का और उसका हिसाब करके वाजिया करो कि किसका कितना टैक्स बनता। चले शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात इसके अंदर पता क्या है कि हमें काम को शुरू करते वक्त पहला साल पहले लेना चाहिए, टैक्स ईयर 2020, यहां से हमें शुरू करना चाहिए टैक्स ईयर 2020। लेकिन मालूमात को जाके जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ा सदमा पहुंचता है कि टैक्स ईयर 2020 में 18 लाख रुपया इनकम फ्रॉम बिजनेस में लॉस आया है। तो ये भी इस हवाले से यूनिक क्वेश्चन है कि कैरी फॉरवर्ड लॉस, तो कितनी नई चीजें इस सवाल में। तो सवाल जो है ये आपका है ऑटम 2021 का, और अगेन सॉरी मैं नंबर नहीं लिखे इसके, 12 लेनी हुए 15 के करीब नंबर है या 16 के करीब है, 15 से 12 ज्यादा है। अच्छा बच्चों, 15 कम अज कम। तो बहरहाल ये है जी कि इसमें लॉस आया, तो मैं यह लिख सकता हूं लॉस फ्रॉम ऑफ बिजनेस, लॉस ऑफ बिजनेस। बिजनेस में हमें लॉस हो गया, क्योंकि बात यहां लिख देते हैं कि मैं एओपी की बात पहले कर रहा हूं। आपको याद है ना 3 हिस्से करते हैं एओपी, पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, अगर 3 है तो 3 हिस्से कर देंगे। अच्छा, तो अब इसमें क्या आया है? लॉस आया। कितना लॉस आया बच्चों? 18 मिलियन। अच्छा, अगर आप आसानी चाहो ना तो बेशक डाटा थाउजेंड्स में लिख लेना, ठीक है, कोई मसला नहीं है, 18,000। अच्छा, उसके बाद एक बात बताता है, कहता है कि ना नेट एनुअल फिक्स्ड कमीशन आ रही है कितनी? 7 मिलियन ये आ रही है, कमीशन आ रही है, और ये फिक्स्ड है। फिक्स का मतलब क्या है कि वही इन्होंने अपना कॉपीराइट बेचा होगा, कोई अपना नेम दिया होगा काम के लिए किसी दूसरे को, तो वो कहता है मैं इस नेम के बदले आपको 7 लाख रुपया, 7 मिलियन हमेशा दूंगा। तो ये बच्चों ये लॉस है, और ये जो 7 लाख है कमीशन ये तो हर सूरत आना है, और ये फिक्स्ड है। कितना है? 7 मिलियन। जाहिर है ये पॉजिटिव है। तो अगर मैं देखूं कि हमें जो है वो लॉस कितना आया है, जो हमने बाद में इसको फॉरवर्ड लेके चलना है, 11 मिलियन का लॉस आया इसके अंदर, कि हमने आगे लेके चलना है, ठीक है। इसके साथ ही जो है अगर आप देखें तो हमारा दूसरा टैक्स ईयर शुरू हो जाता है अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन बाकिर के मुतालिक है, ये देखिए, और ये इंफॉर्मेशन मिस्टर उमर के मुतालिक, ठीक है। तो उसके बाद सवाल खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है इसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एहतियातन हम यहाँ पे
जी 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 नहीं, देखिए बात यह है कि नेट एनुअल फिक्स कमीशन आ रहा है टू एसपीएल, तो आता रहे कोई मसला नहीं, रिपोर्ट तो हमें कर रहे हैं ना, रिपोर्ट तो हमें कर रहा है। चूंकि उसकी वजह यह है कि ये कॉपीराइट किसके थे, जाहिर एसपीएल का एक बड़ा नाम है, उसके कॉपीराइट थे, और वो कॉपीराइट सर्व किए हैं थ्रू सेल थ्रू या सर्व थ्रू एओपी। तो ये किसके थ्रू पे सेल किए, एओपी के थ्रू किए, ठीक है। तो एओपी के थ्रू किए तो पैसा इसके पास आएगा। तो ये ऐसे ही है जैसे आप ये कह दीजिए कि कोई एक बड़ी कंपनी यूनिलीवर हमारे साथ बन गई, यूनिलीवर ने अपने कॉपीराइट्स बेचे, लेकिन बेचे हमारे डॉक्यूमेंट के थ्रू, बेचे हमारे डॉक्यूमेंट के थ्रू, ठीक है ना। तो हमारे डॉक्यूमेंट के थ्रू बेचे, हाँ ये बात हो सकती है, क्योंकि जब मैं सवाल बना रहा हूं तो मुझे तो एक स्लाइड में फिट आ जाए, तो माइट भी एक आधा सेंटेंस जो मैंने कट किया उसके अंदर ये बात वाज़ेह हो, लेकिन ये मैं यहाँ पे वाज़ेह आपको शुरू में बता दिया था कि ये जो है ये कंबाइंड काम कर रहे हैं, ये एओपी की स्टेटमेंट है, इसके अंदर उनकी जाती कोई मामलात नहीं, किसी के होंगे तो हम उसको डील कर लेते हैं। अच्छा, तो ये जो 7 है ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 7 इसके अंदर आ गया ना बच्चों, इसके बाद आगे क्या है जरा देखिए, ये साल अच्छा है इनके लिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी कमाई इन्होंने, 25 मिलियन। तो यहां लिख देते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है ये इन्होंने कमाई है कितनी, 25 मिलियन। इसके साथ इन्होंने डिविडेंड भी अर्न किया है, क्या किया है, डिविडेंड भी अर्न किया है। तो ये आ गया क्या जी, डिविडेंड आ गया। तो डिविडेंड भी अर्न किया है कितना, 4 मिलियन, ठीक होगी बात, 1 0 और कर लें, तो 4 मिलियन इन्होंने अर्न कर लिया डिविडेंड, फिट हो गई ये बात। अच्छा, अब बच्चों बात यह है कि आगे जो कमीशन है वो भी तो आएगा, इस साल भी, पिछले साल आया था तो इस साल भी आएगा, क्योंकि फिक्स्ड है और क्या है, नेट एनुअल फिक्स कमीशन। तो ये कितना है, 7 मिलियन, ठीक होगी बात। तो कितना हो गया, 36 मिलियन। अब ये जो 36 मिलियन है ना, इसमें से आपको पहले 4 मिलियन अलहदा कर देना चाहिए, क्योंकि ये है क्या, फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगा, फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगा। ये अलहदा कर दीजिए, कितना रह गया बच्चों, 32 मिलियन। 32 मिलियन में से पिछले साल का लॉस, ठीक है ना, जिसको आपने लिखा है लॉस बिफोर टैक्स, जो आया था हमारा कितना आया था, 11 मिलियन, वो ट्रीट होगा। कितना रह गया जी, 21। तो 21 मिलियन ये आ गया जी, ठीक होगी बात। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ हम इसको तकसीम कर देते हैं, हम इसको तकसीम कर देते हैं, क्योंकि तकसीम जो आमदनी होगी वो यही वाली होगी सबसे पहले तो। अच्छा, अब ये आमदनी तकसीम, अच्छा इसका ये एक मतलब भी होता है, देखिए डिविडेंड आपने तकसीम क्यों नहीं हुई, नहीं उन्होंने तो तकसीम की होगी ना, उन्होंने तकसीम की होगी डेफिनेटली, लेकिन हमें टैक्स जिस पर लगाने की इजाजत हमने वो लेनी है। यानी आपके से सवाल आ सकता है कि सर ने डिविडेंड तो वहीं ड्रॉप कर दिया, वो इनकम कहां गई, वो तकसीम क्यों नहीं हुई, वो तकसीम उन्होंने की होगी, जाहिर बात है, जो भी उनकी रेशियो है, यानी इसमें से 2 मिलियन ले गया होगा कौन, कंपनी, ठीक है, और बाकी दोनों की जो रेशियो उसके साथ तकसीम हुआ होगा, लेकिन हमें टैक्स में इसकी इजाजत नहीं है, उसका टैक्स अलग दिया होगा और टैक्स बाद में ऐड हुआ होगा, तकसीम तो हुआ होगा, लेकिन जो हमारा फार्मूला उसके अंदर ये नहीं जाएगा, फार्मूला नहीं जाएगा, इनकम उनकी है, तकसीम भी होगी, टैक्स भी लगेगा, ठीक है।
अच्छा, तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, 21 मिलियन को तकसीम करते हैं। तो इसकी जो रेशो है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी का शेयर अलहदा कर देंगे, कंपनी का शेयर सेपरेट कर देंगे। यही लॉ कहता है ना, कंपनी को कहेंगे तुम अपना शेयर पकड़ो और तुम जाके ना अपना टैक्स खुद दो। तो कंपनी का कितना शेयर है, 50%। रेशो क्या है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना, 50% हो गया ना। तो कंपनी का शेयर आधा है। या आप रेशो निकालना चाहते हो तो रेशो निकाल लें, उसके अंदर क्या होगा, 5/10 कर दीजिए, तब भी वही बनेगा, 5/10 कर दीजिए। अच्छा, तो कितना बनेगा शाबाश, 10 मिलियन एंड 5 lakhs। ये इसमें से माइनस हो गया, पीछे क्या रह गया, 10 मिलियन और 50 ही बाकी रह गया। ठीक है जी, तो ये बाकी रह गया। ये अब ये टैक्स इसको लगेगा एनटीआर के तहत और इसको टैक्स लगेगा एफटीआर के तहत। ठीक होगी बात, लेकिन हमें इसका टैक्स नहीं मांगा, हमसे टैक्सेबल इनकम मांगी है ओपी। हमें जो टैक्स मांगा गया वो किसका मांगा गया है, बाकी रैंड उम्र का। तो अगर हम यहाँ टैक्स निकालेंगे तो हमारी एफर्ट जाया जाएगी, फायदा कोई नहीं, उसकी हमें जरूरत नहीं। हमने सिर्फ बता दिया कि इसको एफटीआर में ट्रीट करना है, इसको एनटीआर में। एनटीआर तकसीम होता है, एफटीआर तकसीम नहीं होता, यानी हमारे स्टेट में तकसीम नहीं होता। वैसे तो उन्होंने किया ही होगा, और टैक्स भी इसके अंदर जमा होगा। यहाँ जब आप टैक्स निकालेंगे तो टैक्स जमा होके जाएगा, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर आगे क्या जाएगा, नॉर्मल टैक्स रिजीम की इनकम जाएगी, दूसरी नहीं जाएगी। फिर और तो यहाँ शेयर तकसीम कर देते हैं इनका भी, ताकि ये भी मसला खत्म हो। एक है कौन, बाकिर, और एक है उमर। अब इनका शेयर जो बनेगा ना, वो बनेगा, बाकिर के लिए बनेगा 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 3/10, और ये होगा 10 मिलियन 5 लाख मल्टीप्लाई 2/10। ये तकसीम हो गया जी। जी शाबाश, कितना बना बच्चों, 21 मिलियन का करेंगे, बिल्कुल सही आपने कहा, 21 का करें, बिल्कुल सही आपने कहा। जब उसका 21 किया है तो इसका भी 21 करेंगे। ये मैंने इसलिए किया, मैंने कहा जरा आपको जरा देखूं कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। लेकिन 10 से भी, इससे भी हो सकता है। इससे करना हो तो पता है क्या करोगे, इससे करना हो तो इसको, इनकी रेशो आपस में इसकी 60% कर दो, इसकी 40% कर दो, तो इससे भी हो जाएगा रिमेनिंग में से। हाँ, तो अगर उसमें से करनी है तो फिर पूरा लेना पड़ेगा। फिर पता है कितना आएगा, ये आएगा पहले वाला 42 लाख, और दूसरे वाला आएगा आपका, अच्छा 63 लाख। तो पहले वाला आ गया कितना, 63 लाख, और दूसरे वाला 42 लाख। एक मिनट, इसको जरा ये चेक कीजिए कि इसकी रेशियोज यही है, स्टेटमेंट में जाके देखिए, रेशियोज यही बनती है। बाकिर की 20 है, उसकी 30 है, उलट लिखा है फिर आपने। तो इसको 2 कर देते हैं, इसको 3 ही रहने देते हैं, इसको उमर कर देते हैं। ठीक है, उमर इधर है और बाकिर उधर है। ठीक है, साइडें बदल दी बच्चों को, गुस्सा ना करें। अच्छा, ये सवाल भी चेक करते रहना,
इस सवाल में भी आपने चेक करते रहना है कि इल्यूजन ऑफ आई ना हो वहां पे, चूंकि सारी मेहनत की हुई है और एक इल्यूजन से उसका रेशो उसको लग गया तो सारा काम ही खराब हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों चलिए अब आगे बात क्या जी कि सबसे पहले तकसीम शुरू करें किसकी, दो बंदों के लिए तकसीम करनी है। सबसे पहले टैक्सेबल इनकम और टैक्सेबल इनकम किसकी निकालें, किसकी शाबाश बच्चों, बाकिर की, बाकिर इनकम। स्टेटमेंट में जाकर बताइए जरा कि बाकिर की इनकम में क्या क्या चीजें शामिल हैं। कैपिटल गेन आ रहा है कितना, किससे क्यों आ रहा है, प्रॉपर्टी की वजह से, ये बिल्कुल मुनफरिद सवाल हो गया। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है उसके पास, तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बिल्कुल मुनफरिद सवाल है, क्योंकि ये शुरू होगा कहां से, ये देखिए इसका जो टैक्स ईयर 2020 है इसके अंदर कोई इनकम रिपोर्टेड नहीं है सिवाय किसके, एओपी के शेयर के, और एओपी में भी इसे लॉस हुआ है। तो यहां तो आप सिंपल क्या कर देंगे, नथिंग, यहां पे क्या कर देंगे, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखेंगे और नथिंग, कुछ नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि लॉस हुआ था। हाँ, टैक्स ईयर 2021 में इसकी इनकम रिपोर्ट हो रही है, कितनी, शाबाश बच्चों, कितनी हो रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस पहले बताइए कितनी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है शाबाश, 5 लाख। ठीक है, बल्कि इसको ना 5 मिलियन कर दीजिए ताकि ये बराबर हो जाए दोनों, वो 6 मिलियन है 5 मिलियन, सवाल में स्मूथनेस आ जाएगी। वैसे 5 लाख भी हो तो कोई मसला नहीं है, 5 मिलियन, ठीक है, क्योंकि उस दूसरे वाले की 6 मिलियन है तो इसकी 5 मिलियन की। अच्छा, अब दूसरी चीज ये आ गई कि इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, दूसरा कौन सा इसका शाबाश, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कितना कमाया इसने, 5.2 मिलियन। ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूं लेकिन ये बाद में निकालना पड़ेगा, उसकी वजह ये कि ये सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, और सेपरेट ब्लॉक की इनकम जो होती है इसके फॉर्मूले में ट्रीट नहीं होती, वो अलहदा करनी पड़ती है, वो हमें अलहदा करनी पड़ती है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, एओपी से कितना मिला इसको, शाबाश, एओपी से कितना मिला है, 42 लाख। अब बच्चों टोटल इनकम कितनी बनी इसकी, टोटल बन गई 14 लाख, नहीं सॉरी 14 मिलियन 4 लाख, ये आ गए, 2 लाख है ना, 4 लाख बन गई। ठीक है, अच्छा, अब इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में चूंकि ये प्लॉट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको ले जाना पड़ेगा सेपरेट ब्लॉक में, और ये फिर इसमें काउंट नहीं होगी, फार्मूले में नहीं जा सकती, क्योंकि ये क्या है, सेपरेट ब्लॉक है। हमने जमा करके क्यों निकाली, ताकि उसे अंदाजा हो जाएगा, हमें पता है इस बात का। तो कितना हो गया बच्चों, 9 मिलियन और 2 लाख। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होल्डिंग पीरियड काउंट होगा। आप जरा इतनी देर ये देख लीजिए होल्डिंग पीरियड क्या है। अच्छा बच्चों, टैक्स लायबिलिटी बताएंगे, टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है बच्चों, दैट इज वी कैन गो टू द टेबल। तो ये आखिरी वाला लगा दूं, ठीक है, तो ये है आपका, अल्लाह भला करे, 11220 और फिर 000 और जमा करना है इसके अंदर 9 मिलियन 2 लाख, माइनस करना है 6 मिलियन और मल्टीप्लाई करना है आखिरी वाली स्लैब से जो बनती 35%। तो ये कितना आ गया बच्चों, 234 23,40,000। गुड बच्चे, 23,40,000, ठीक हो गई बात। अच्छा जी, तो ये आ गई क्या आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। अच्छा, टैक्सेबल इनकम आते ही हमारा मसला हल हो गया। हम इसका एक्चुअल शेयर पहले निकालें टैक्स का। तो एक्चुअल शेयर कैसे निकालोगे, दैट इज A/B into C।
ए आप जानते हैं क्या होता है, जो टैक्स शुदा आमदनी होती है वो ऊपर आ जाती है, ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन। ठीक है जी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चूंकि वो सेपरेट ब्लॉक में वो काउंट नहीं होगी, इसमें नहीं काउंट होगी, उसका टैक्स लगेगा लेकिन इसमें नहीं लगेगा, वो अलग लगेगा। अगर वो बीच में आती तो वो सेपरेट ब्लॉक तो ना हुई। सोचे अगर बीच में काउंट होगी तो सेपरेट ब्लॉक तो ना हुई। सेपरेट का मतलब सेपरेट, और ये आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि तुम ज़कात निकालो, जो मर्जी निकालो, अलाउंस निकालो, डिविडेंड की आमदनी सेपरेट ब्लॉक में, सॉरी उसको फाइनल रिजीम में रखनी है, और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के पैसे हैं वो उसको आपने किस पर ट्रीट करना है, सेपरेट ब्लॉक में, और डिविडेंड को फाइनल टैक्स। अच्छा जी बच्चों, 12,71,739 ऐसे ही बच्चों जी। 5 मिलियन ये इनकम फ्रॉम बिजनेस उसकी जो ये गिवन है, ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस उसकी, ठीक है। अच्छा अब अभी टैक्स मुकम्मल नहीं हुआ उसका, अभी एक टैक्स रहता है। कौन सा टैक्स रहता है उसका, हमें उसकी इनकम भी बतानी है, टैक्स भी बताना है। तो कौन सा टैक्स रहता है, सेपरेट ब्लॉक का। सेपरेट ब्लॉक में जाके बताओ कि आपका प्लॉट कितने का बिका है, 52 लाख का, ठीक है। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, किससे, ईयर्स के एतबार से। देखो कितने ईयर्स हुए इसको, शाबाश। लेट गो बैक एंड चेक द ईयर्स। जी बच्चों प्लॉट कब खरीदा था, 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, और बेचा कब है, तो 3 साल हो गए। तो ये कौन सी बार लगेगी इसको, 3 इयर्स वाली, 3 साल हो गए। 3 साल हो जाने पर, 3 साल हो जाने पर 1/, नहीं ये 2 हो जाएगा, 3 से नॉट एक्सीड करे और 2 रहे, और ये क्या है 3 से एक्सीड करे लेकिन 4 से कम रहे। तो ये 3 से एक्सीड कर चुका है, 4 से कम है, यानी 3 से 4 के दरमियान है ये। तो कितना होएगा, 1/4 कितना बन जाएगा, 13 लाख। अब ये दोनों टैक्स जमा हो जाएंगे, नहीं सॉरी अभी नहीं, अभी रेट लगाना है उसको। अब रेट किसे लगेगा, ये 5 मिलियन से कम हो गया, 5.2 मिलियन है। क्या मुझे इसको 7.3 से मल्टीप्लाई करना है, एक सवाल है। देखिए अगर आप मुझे कहते हैं ना कि मुझे 7.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर इस टेबल को तो दफा करें, इसकी भी जरूरत क्या है। सोचे, हाँ फिर इस टेबल की जरूरत क्या है, इस टेबल से उसका गेन पता करना है, और गेन मालूम करने के बाद इधर जाना है। ये देखो ये गेन नहीं लिखा हुआ ऊपर, ये गेन नहीं लिखा हुआ, तो गेन को उधर लेके जाना है ना। तो अगर डायरेक्ट 7.5 कहते हो तो फिर तो वो वाला पिछले वाला टेबल ही की जरूरत ही नहीं थी फिर मुझे, क्या ख्याल है। तो मेरे ख्याल में 3.5, 13 लाख हो गया ना, रिड्यूस हो गया। तो 13 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.035, ये होगा ना 3.5%, 035। 3 साल से सीख गया, जनवरी फरवरी में बेचा, ये कब जनवरी को लिया था, बेचा
4 से कम। तो वो दूसरी लगती है, 3 4 के बिटवीन ही आता है, दूसरी स्लाइड लगती है। बस एक मिनट ये निकालो जरा पहले कोई बच्चा, फिर वापस से आगे चेक कराते हैं आपको। 45,500। अब इसको इसमें जमा कर दीजिए तो ये आ जाएगा टैक्स पेएबल। कौन से वाले में जमा करेंगे? शाबाश, इसको इसमें जमा करेंगे दोनों को, तो ये टैक्स पेएबल हो जाएगा 13,17,500,239। ये अब आप जब लिखेंगे ना तो आपने इसको यहां जरा दूर करके लिखना है। 13 लाख कितना था? 17,239 ये, और इसको भी थोड़ा इधर लिखना है यहां पे बार्स के एतबार से। क्लियर? अच्छा, अब बच्चे वो जो आप बात कर रहे थे ना, वो मेरे ज़हन में, मैं मेरे ज़हन में यूं समझा सकता हूं कि देखिए 3 से ज्यादा हो जाए लेकिन 4 से कम, तो यहां क्या इसका तर्जुमा क्या बनेगा? 3 से ज्यादा मगर 4 से कम। अब देखो ऊपरे वाला क्या है? 2 से ज्यादा लेकिन 3 से कम, और अगले वाला क्या है? 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा। क्लियर बच्चों? अच्छा, तो अब बच्चों ये बात समझ आ गई आपको? ये किसको आपने ट्रीट कर दिया? बाकिर को ट्रीट कर दिया। नो प्रॉब्लम, कोई शय मुश्किल? नो मुश्किल। और ये भी ठीक हो गया। अब अगर कोई बच्चा है टैक्स वैक्स निकालेगा, टाइम थोड़ा जाया करेगा, ये ऐसा नहीं करना, देख लेना किसका टैक्स चाहिए, कौन निकालना। अक्सर बड़े सवाल में ये होगा कि किसी एक शराकतदार का कहा जाएगा इसका टैक्स निकाले, 2 का भी नहीं कहा जाएगा। अक्सर जगह ऐसा भी होगा 2 की बजाय 1 का कहा जाएगा, क्योंकि उसे टाइम बचाना। क्लियर जी? डन? अच्छा, अगले वाले पे चले। अगले वाला कौन है? नेक्स्ट कौन है? उमर। आ जाओ भी उमर, बताओ तुम्हारे क्या हालात है। तो उमर के हालात ये हैं कि टैक्स ईयर 2020 जब शुरू हुआ तो उसे आई इनकम फ्रॉम बिजनेस। कितनी आई इनकम फ्रॉम बिजनेस? कितनी आई? तो बात यह है कि जब शुरू हुआ ना 2020 का साल, तो उसमें जो लॉस आया था और उसकी भी मालूमात जो मिली है, किसकी मिली है मुझे? ये कब मिला उसको? ये भी उसको मिला है इन टैक्स ईयर 2000। जी शाबाश, पढ़ के बताएं जी। कहता उमर आल्सो सोल्ड द सोल प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस विच अर्न 6 लाख एंड 25 लाख इन द टैक्स ईयर 2020 एंड 21। तो चलिए हम चलते हैं 20 के साल में और डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको 6 लाख मिला था। तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर अब क्या होगा? ये तो 6 लाख इधर से आ गया, तो टैक्स 2 दफा निकालना पड़ेगा। तो निकाल देंगे यार, 6 लाख का टैक्स निकालना मुश्किल कौन सा है? 6 लाख का टैक्स तो मैं यहाँ जुबानी बता सकता हूँ। कितना होता है जी? 6 लाख पहली बार आती है, बताओ कितनी होती है जी? 6 लाख पे कितना टैक्स बनता है? 6 लाख पे जो टैक्स बनता है वो बनता है, टैक्स लायबिलिटी बनती है जी शाबाश, सॉरी 6 मिलियन है। तो चलो फिर निकालो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है इसकी? 12,20,000। ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी आसान सी है। तो 6 मिलियन पे सिर्फ पहली बार ही आएगी ना, जो 6 मिलियन के अलावा आएगी कुछ नहीं। क्या 7th बार लगेगी? नॉट एक्सीड। ठीक है, तो फिर 6,20,000 निकल आएगा। कितना भाई? चलो निकालो फिर, कितना मिनिमम बताओ 6,20,000 6,20,000 जमा कितना जी? 6,20 में से, हाँ यार आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है ना? क्या कहते हैं? हाँ मैं 1 मिनट लगाता हूँ ना यार, क्या हो गया? लगाता हूँ ना यार,
अच्छा 6 मिलियन, मिनिमम वाला याद नहीं मुझे कितना है, 4 मिलियन, यस ये भूल गया। अच्छा मल्टीप्लाई कितने से करना है, 30% हो गया। पता नहीं यार कब सुधरेंगे आप लोग, फिर टैक्स निकालना नहीं है। 12,20,000, 12 लाख सही लिखा है, ठीक है, 12,20,000, एक जीरो एंड में लगेगा, 12 लाख और 20,000, हाँ ये अब बनेगा। ये वो डिजिट में बता दिया करो, क्योंकि हर बंदा अलग-अलग बोलता है, वो नहीं इबारत बनी होती है। अच्छा एक बंदा बोलेगा मिलियन में, एक बोलेगा बिलियन में, एक बोलेगा किसी और चीज में। एक ही दफा या तो एक सिस्टम फॉलो करो, याद रखो जहां दरमियान में कॉमा आता है उनको इकट्ठा पढ़ना, दूसरे वाले पॉइंट पे जहां दरमियान में सेपरेटर लगा हुआ है उसको 12 लाख कहना है और अगले 2 डिजिट को इकट्ठा पढ़ देना है 20,000, उसके आगे 100 जो भी है। या तो ये तरीका पकड़ लो या फिर मिलियन में बताओ, ताकि दोनों में से एक ट्रीटमेंट तो हो। अच्छा बच्चों यहां तक कोई चीज मुश्किल? नो मुश्किल, बिल्कुल ठीक हो गई बात। अच्छा जी अब बच्चों बात आगे क्या जी, ये मामला दफा दफा हो गया, चलो इसको दफा करो। 2000 जी नहीं, मैंने आपको वही बताया था कि वो तकसीम उन्होंने की है, वो तकसीम उन्होंने की है। तो क्या आप डिविडेंड को टैक्स लगाना चाहेंगे? सोचे, क्या आप डिविडेंड को टैक्स लगाना चाहेंगे? डिविडेंड का एक दफा टैक्स वहां दे आए एओपी की इनकम में, आप उसकी तकसीम करें, बात खत्म। उसको टैक्स क्यों लगाना बेचारे को, वो तो फिर 2 दफा हो जाएगा, क्या समझे, उसको छोड़ दें हम। अच्छा जी इनकम फ्रॉम बिजनेस यहां कितनी आई बच्चों? शाबाश, यहां पे है 25 लाख। ये साल बड़ा अच्छा है इनके लिए, और इस साल इन्हें मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी मैं एओपी की इनकम इसमें ऐड करूं। क्यों ऐड करूं? ताकि रेट निकाल सकूं। तो एओपी की इनकम कितनी है? 63 लाख। 63 लाख इसमें ऐड हुआ, कितना बन गया? 88 लाख। अच्छा 88 लाख को अब हम इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। कोई बच्चा निकाल सकता है इसकी टैक्स लाइबिलिटी? ये वाला तो मैं लिख देता हूं 122,000, ये तो मैंने लिख दिया, ये तो जुबान नहीं याद हो गया यार। नहीं, एक और चीज जुबान नहीं याद है मुझे, बताऊं। 88 लाख में से 6 मिलियन माइनस करना है, ये भी मुझे पता। ये आपको पता, चलो कुछ तो आपको भी पता नहीं बच्चों। तो 35% यहाँ पे कितना आ गया बच्चे? 19,90,000 ये आ गया जी। क्या इसका अब क्या करना है? A/B इंटू C। तो कोई नहीं यार, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यार। अच्छा 22 लाख आ रहा है, चलो 22 लाख करेंगे, पक्की बात है ना? 22 लाख आ रहा है, तो ये 19 लाख जिसको आ रहा है इसके कैलकुलेटर को जाती तो आप पानी में डबो देना, क्योंकि इसका हल ही यही है। और बंदे का क्या करें? अच्छा बच्चों, इनकम फ्रॉम बिजनेस से मल्टीप्लाई करूंगा, जी कितना आ गया जी? 6,25,000। देखिए कितना फर्क पड़ता है। ये क्या आ गया? टैक्स पेबल। ठीक है जी। अच्छा मेरे पास 5 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट, तो 5 कर लेते हैं 2 के। अच्छा ये क्लियर है बच्चों? यहां तक डन हो गई तीनों बातें। अच्छा ये ना, अगर सवाल में यूं होता
कि जो बाकी रहे उसकी कोई और इनकम ना होती सिवाय ये कैपिटल गेन के, कुछ ना होता। फिर क्या होता? फिर पता क्या होता? फिर आप सिंपल बाकी की इनकम कैसे कैलकुलेट करते? बाकी की इनकम कैलकुलेट करते इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कितनी? 52 लाख पे, ठीक है जी। अच्छा, मल्टीप्लाई किया, जितना भी किया गेन आपने उसका हो गया। अच्छा, होल्डिंग पीरियड डालते आपके जी 52 लाख का जो बेचा है इसका होल्डिंग पीरियड है 3 से 4 साल, मल्टीप्लाई किया 1/4 से, ये आ गया था 13 लाख। ठीक है जी, 13 लाख को मल्टीप्लाई कर देते किसके साथ? मल्टीप्लाई 3.5%, ये आ जाता कितना? शाबाश, ये आ जाता आपका 45,05,100। डन, इतना ही करते हो, कुछ भी ना करते। सवाल क्यों? इसके अलावा उसकी आमदनी कहां से आई है बताएं? इसके अलावा उसकी आमदनी कहां से आई? एओपी से। तो जो उसकी एओपी की आमदनी है वो तो एग्जैम्प्ट है, उसका टैक्स तो वहां दे चुका है। ये तो एओपी की आमदनी हम इसलिए जमा करते हैं कि रेट निकालना होता है। तो अगर उसके पास इनकम फ्रॉम बिजनेस ना होती तो सिर्फ उसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को टैक्स लगाते, बाकी एओपी से जो उसे हिस्सा मिला उसको टैक्स तो लगना ही नहीं है। उसको तो तब टैक्स लगेगा अगर उसकी किसी और बिजनेस से, किसी और अदर सोर्स से या किसी और जगह से पैसे आए होते और वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के पैसे और ये वाले बिजनेस के पैसों से एक रेट निकालना पड़ता। ठीक है, समझ आ गई जी बात? एक्चुअल सवाल जो पेपर में आया था वो ये वाला था। ठीक है, और वो जो मैंने रद्दबदल की थी, मसाला डाला था, उस मसाले में थोड़ा फर्क भी रह गया था, आपने देखा होगा। क्या? एक तो फर्क ये रह गया था ना कि वो जो थी एक स्टेटमेंट छोटी की थी और एक मसाले में फर्क रह गया था, ये जीरो मिसिंग था। आपने नोट नहीं किया? हाँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार 5 मिलियन कर देता हूं, कराना सवाल तो अच्छा बने, ये मैंने खुद किया। लेकिन हकीकी सवाल कौन सा था पेपर का? वो ये वाला था, दिस वन। और अगर मैं आपको डायरेक्ट कराता तो थोड़ा सा आपको परेशानी होती। मैंने कहा परेशानी क्या जरूरत, पहले नॉर्मल मोड में करा देते, करा दो। डन हो गए बच्चों? तो चलिए यहाँ पे हम